हाँ, तो बायोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है बायोलॉजी? कुछ पढ़े हैं? पहले से कुछ आइडिया है बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। ये आपको पता है? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? जीव विज्ञान। ठीक। तो अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि जीव विज्ञान क्या है ना, तो हम लोग क्या बतलाएंगे कि जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान का अंग्रेजी तो होता है बायोलॉजी, लेकिन जीव विज्ञान है क्या, ये हम लोग को जानना है। जानती हो? नहीं, आप लोग नहीं जानते हो। तुम जी, तुम भी नहीं जानती हो। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? इसी शब्द में आंसर है। यही शब्द जो लिखा है जीव विज्ञान, इसी शब्द में आपका उत्तर छुपा हुआ है। वह विज्ञान जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बात समझ रहे हो? वह विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो बायोलॉजी इसका अंग्रेजी वर्ड है ना? जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और इसमें लिखा ही हुआ है जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि जीव हमारे आसपास कितने प्रकार के हैं? जीव कितने प्रकार के होते हैं? मालूम है आप लोग को? बताइए, कुछ ना कुछ तो बोलिए। जीव कितने प्रकार के होते हैं? किसी को मालूम है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तो थिंग्स हो गया ना, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में कितने प्रकार के मटेरियल हैं, कितने प्रकार के थिंग्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स, सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव, और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव, यानी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। तो आप ये जानो कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव पदार्थ और दूसरा निर्जीव पदार्थ। तो हम सभी सजीव हैं, हम सभी जीव हैं, हम सभी सजीव हैं। इसका मतलब कि हमें जान है, हमें जीवन है, और जब यह शरीर अपना जीवन छोड़ देगा तो हम लोग भी निर्जीव बन जाएंगे। तो हमारे आसपास जो जीव है वो कितने प्रकार के हमें दिखलाई पड़ते हैं, ये मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारे आसपास कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो हम लोग अपने आसपास सिर्फ दो प्रकार के जीवों को देखते हैं। पहला पौधा, यानी पौधे, पहला क्या हो जाएगा? पौधे, और दूसरा हो जाएगा जंतु। पौधे और जंतु। पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट्स कहते हैं।
पौधे का मतलब प्लांट्स और जंतु का मतलब एनिमल्स। तो अब बताइए, हम अपने आसपास दो तरह के सजीव देखते हैं कि नहीं? हम अपने आसपास दो तरह के सजीव देखते हैं, एक पौधा और दूसरा जंतु, एनिमल्स देखते हैं हम लोग, और प्लांट्स देखते हैं। और भी कोई तीसरा चीज देखते हैं क्या? अपने आसपास हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमको दो चीज दिखाई पड़ता है, एक पौधा यानी प्लांट्स और दूसरा जंतु। अब जंतु भी कई प्रकार के हैं, कोई रेंग के चलने वाला जीव है, कोई उड़ने वाला है ना, कोई जमीन पे चलने वाला है। इसका मतलब कि एनिमल्स भी उनके गति के हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं। एक स्थलीय जंतु जो स्थल पे रहते हैं, यानी उसको अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। एक जल में पाए जाते हैं, उनको हम जलीय जंतु कहते हैं, अंग्रेजी में एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, है ना। तो जंतु भी कई प्रकार के हैं हमारे आसपास। उनका रूप रंग अलग है, उनका शरीर का साइज अलग अलग है, उनकी बनावट अलग अलग है। उस ठीक इसी प्रकार हमारे आसपास पौधे भी अलग अलग पाए जाते हैं। कोई पौधा बहुत छोटा है, कोई पौधा जो है 80-90 फीट तक का पौधा है। सिकोया एक ऐसा प्लांट है जो 90 फीट का होता है, उतना टॉलर प्लांट, उसको हम लोग टॉलर प्लांट बोलेंगे, काफी लंबा, उतना लंबा लंबा पौधा है हम लोग के आसपास। यानी इस दुनिया में वैसे लंबे पौधे भी हैं। तो बताइए, इसका मतलब हम लोग अपने आसपास दो तरह के जीव देखते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, यानी पौधे और जंतु। अब एक सवाल है, क्या हम लोग जंतु हैं कि नहीं? हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग ह्यूमन है ना जी, ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, हम लोग मनुष्य हैं। तो क्या हम लोग जानवर नहीं हैं? कुछ बच्चे कहते हैं, दस सर जी ऐसे काहे बोल रहे हैं, हम लोग जानवर हैं। जानवर तो वो सब है जो रोड पे चलता है, जंगल पे रहता है, जंगल में रहता है। हाँ, तो रोड पे चलता है। तो हम लोग थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी ढेर बतियाते हैं, वो सब नहीं बात करता है। कि वो सब बात करता है? हाँ, हम नहीं समझ पाएंगे, ये बात सही बोल रही हो। वो भी आपस में बातें करते हैं, उसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी, उसका लैंग्वेज क्या है, किस तरह से बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास कई तरह के जीव हैं, जंतुओं में कई तरह के जीव हैं, और हम लोग जंगल में रहने वाले जीव नहीं हैं। हम लोग एक कॉलोनी में, एक समूह में रहने वाले जीव हैं। और हम लोग कैसे जीव हैं? सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमारे इसी सोसाइटी में टाइगर और एलिफेंट नहीं रहता है। इसका मतलब कि टाइगर और एलिफेंट और लायन को रहने के लिए जंगल चाहिए, वो इस शहर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके लिए खुराक नहीं है। अगर खुराक भी है तो हम लोग के लिए जान पे आफत है, किसको मार के खा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी जानवर हैं वो अपने स्वभाव के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं। और आपको हम बता दें कि हम सभी जानवर हैं, ठीक है। कैसे जानवर हैं? तो हम सभी सामाजिक जानवर हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम मनुष्य क्या हैं? सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल। हम लोग क्या हैं? सोशल एनिमल हैं।
यानी हमारे आसपास कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक ऐसा एनिमल जो जंगल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल सुने हो? वाइल्ड लाइफ जैसे सुने होगे। वाइल्ड एनिमल का मतलब दोज एनिमल्स विच लिव्स इन फॉरेस्ट, यानी वैसे जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वैसे जानवर जो जंगल में रहते हैं, उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जंगली जानवर। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? जंगली जानवर बोलते हैं ना। अरे भाई वो जंगली जानवर है, हम लोग जंगली जानवर नहीं ना है, क्योंकि हम लोग तो सामाजिक जानवर हैं, हम लोग सोशल एनिमल हैं। बट जितने भी हमारे आसपास जो जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं उनको हम लोग तो वाइल्ड एनिमल कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंगली जानवर। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको पोसते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, पेट एनिमल कहते हैं ना। पेट एनिमल यानी इसको दूसरे वर्ड में कह दें तो डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर। तो हमारे आसपास इस शहर में जितने भी एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो पालतू जानवर हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेट एनिमल्स। तो अब देख लीजिए, अपने आप में कैटेगरी एक अलग वर्ग बना लीजिए। तो ऐसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। हम सभी मनुष्य जंगल में नहीं रह सकते, तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। वी आर सोशल एनिमल। और वैसे जानवर जिनको मनुष्य अपने सुविधा के हिसाब से पालता है, अपने किसी न किसी चीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको पालता है, वैसे जानवर को हम लोग पालतू जानवर या पेट एनिमल्स कहते हैं। चलिए, इतनी बातें तो हम लोग जान गए। अब देखो बाबू, जीव विज्ञान में चूंकि हम सभी जान चुके हैं कि जीव विज्ञान क्या है, जीवों का विज्ञान है। वह विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए जीव विज्ञान और डैश दे के लिख लीजिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। पेन है? पेन नहीं है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें, लिख दे क्या? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो हम लोग बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस in which
we study about living organisms are known as biology. ठीक है, यानी बायोलॉजी is the branch of science in which we study living organism. यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। अब देखो बाबू, बायोलॉजी में दो शाखा मेन है, यानी बायोलॉजी के या जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखा पाए जाते हैं। पहली शाखा क्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं, आज हम लोग क्लासरूम में जान चुके हैं कि हमारे आसपास दो तरह के जीव हैं, पहला पौधा, दूसरा जंतु। इसका मतलब बायोलॉजी में दो चीज के बारे में जरूर पढ़ते हैं, एक पौधा के बारे में और दूसरा जंतु के बारे में। तो यदि हम पौधा का अध्ययन अलग से करें, मिक्स नहीं, अलग से केवल पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे आप जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हो, उसी तरह से वनस्पति विज्ञान को क्या बोलोगे, बॉटनी। और दूसरी शाखा जिसमें आप सिर्फ जानवर के बारे में अध्ययन करते हो, जिसमें आप सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे, तो बताइए कितना आसान है, एक में वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को आप प्राणी विज्ञान भी कह सकते हो, जंतु विज्ञान को आप क्या कह सकते हो, प्राणी विज्ञान। और अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक है, क्योंकि जू का मतलब होता है चिड़ियाघर और जोन का मतलब होता है एनिमल्स, जानवर। तो जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी का हम लोग परिचय प्राप्त कर लिए कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान में हम सभी जीवों का अध्ययन करते हैं, और पेड़ पौधे भी जीव हैं और विभिन्न प्रकार के जानवर भी जीव हैं। एक सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि इस जीव विज्ञान के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, किसने जीव विज्ञान को एक अलग शाखा में बांटा और इसे एक अलग ब्रांच के रूप में तैयार किया। तो आप याद कर लो इसको, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, हिंदी में क्या लिखेंगे, अरस्तु। ठीक है बाबू, हिंदी में लिखेंगे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लोग लिख देंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और अंग्रेजी में इनका नाम क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल। थोड़ा इसका भी ज्ञान होना चाहिए आप लोग को, इंग्लिश भी सीखना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो ये हम लोग जान गए जीव विज्ञान के जनक। अब यदि आपसे कोई सवाल करे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी,
अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, ये जीके का भी सवाल हो गया, तो आप बता देना। क्या बोलेंगे हम लोग? थियोफ्रास्टस। क्या बोलेंगे? थियोफ्रास्टस। लिख लो, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। और फिर से जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जनक क्या हो जाएगा? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। लिख लो इसको, तीनों को, और याद कर लेना, है ना, ये जरूरी है। तो हम लोगों ने अभी तक यही स्टडी किया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। मुख्यतः इसकी दो शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जबकि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान में हम लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, इसको मिटा देना। इस धरती पे जितने भी जीव हैं बाबू, वो कैसे हैं? क्या सभी एक समान हैं? एक जैसे हैं? अलग अलग जीव हैं, सबके रूप रंग में अंतर है, उनकी बनावट में अंतर है, उनके स्वभाव में अंतर है ना। जैसे अगर हम जंतुओं का वर्गीकरण करें, जंतु में हर्ष ही होगा ना, इधर होगा? क्या हो? ठीक लिखे हैं, गलत है? सही है। देख लेना तुम लोग, हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, आपका हिंदी में भूल जा रहा है। आप बताओ, चेक कर लेना। अब देखो, यदि हम उसके भोजन लेने के आदत के आधार पे बंटवारा करें, अगर जंतुओं का हम वर्गीकरण उनके भोजन करने के स्वभाव के आधार पे अगर हम बंटवारा करें, तो जंतु कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। कौन कौन? नहीं, एक हो जाएगा शाकाहारी जंतु, शाकाहारी। अब इधर लिख दें, क्या करें? देख लेना भाई, हम कंफ्यूज हैं। भोजन के भोजन लेने के आधार पे ना, भोजन लेने के आधार पर या भोजन ग्रहण करने के आधार पर। तो अगर भोजन लेने के आधार पर जंतु का वर्गीकरण करें, तो पहला वर्गीकरण क्या हो जाएगा? शाकाहारी जंतु। दूसरा वर्गीकरण क्या हो जाएगा? मांसाहारी जंतु हो जाएगा ना। और तीसरा क्या हो जाएगा? सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु वह जंतु जो सब कुछ खाता है, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। सब कुछ खाता है, इसका मतलब कि ये पेड़ पौधों से बने हुए चीजों को भी खाता है और ये जंतुओं को भी खाता है। मांसाहारी जंतु वैसे जंतु हैं जो केवल मीट खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। ये पौधे के उत्पाद को नहीं खाते हैं, ये पौधों के द्वारा बनाई गई रचनाओं को नहीं खाते हैं। शाकाहारी जंतु
जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो पौधों के विभिन्न उत्पादों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, तो ऐसे जंतु को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो अब बताइए, हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं उनको भोजन करने के आधार पर हम लोग 3 वर्गों में बांटे हुए हैं। शाकाहारी जंतु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मालूम है? नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब यहां पर हम लोग कहेंगे हर्बीवोरस। नाम सुने हो, बच्चा लोग बड़ा पढ़ता है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल। और इसको बोलते हैं कार्निवोरस। तो थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लें हम लोग। इसको क्या कहेंगे? कार्निवोरस एनिमल। और इसको कहेंगे ओमनिवोरस, ओमनिवोरस एनिमल। तो हमारे आसपास जानवर 3 तरह के, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हिंदी में कहें तो जानवर 3 तरह के, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोग जंतु का प्रकार भी जान लिए कि हमारे आसपास शाकाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु हैं और सर्वाहारी। हम लोग किस में आएंगे? सर्वाहारी। हम लोग, मतलब हम लोग में बहुत लोग नहीं खाते होंगे मीट, लेकिन यदि पूरा समूह जोड़ा जाए तो हम लोग सर्वाहारी हैं, सब कुछ खाते हैं। अच्छा, उतार लो। इंग्लिश भी जरूरी है बाबू, आज के समय में इंग्लिश भी मस्ट है ना? सारे क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हिंदी इंग्लिश सब एक साथ आते हैं। तो कभी कभी हिंदी का शब्द भी कठिन हो जाता है, तो वहाँ इंग्लिश काम करता है। हम लोग दैनिक जीवन में इंग्लिश हमेशा बोलते हैं। बाबू को देख, उसको, बाबू को देख रहा है। हट जाए। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ? तो ये जंतु का वर्गीकरण हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। हैबिट माने आदत, फूड माने भोजन। तो भोजन के आदत के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु ये हम सभी जानते हैं। और इसकी इंग्लिश भी आपको जाननी होगी। हर्बीवोरस एनिमल यानी शाकाहारी जंतु, कार्निवोरस एनिमल यानी मांसाहारी जंतु, और ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। ठीक है, हिंदी में कहें तो जंतुओं का वर्गीकरण भोजन लेने के आधार पर, भोजन की प्रवृत्ति के आधार पर। तो अब इसको मिटा दें हम। अब देखो, एक चीज हम पूछना बोल रहे थे उस समय कि हमारे आसपास जीव जो हैं कई प्रकार के हैं।
भोजन के आदत के आधार पे भी कई तरह के हैं, हमने बांट दिया है ना जी। भोजन लेने के आधार पर हम लोगों ने जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। अब हम लोग एक चीज जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं, इस धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं, यानी जितने भी पौधे हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जानवर हैं, वो एक खास रचना से मिलकर बने हैं। एक खास रचना से मिलकर बने हैं। उस रचना का नाम क्या है, आपको पता है? मालूम है? नहीं मालूम है? उसको हम लोग कहते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? नाम सुने हो? कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। नाम जरूर सुना होगा, CELL सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका। यानी हमारे आसपास जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, जानवर हों, ये सभी किससे बने हैं? कोशिका से। और कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे ये मकान जिसमें हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मकान भी एक छोटी इकाई से मिलकर बनी है। यही मकान नहीं, इसके बगल वाला मकान, उसके भी बगल वाला मकान, यानी पूरा शहर एक खास रचना से मिलकर बना है। उसको बोलते हैं ईंट। ईंट यानी ईटा, ब्रिक। ठीक है? तो हमारा मकान हो चाहे मेरे पड़ोसी का मकान हो, सबका मकान ईंट से बना है। और ईंट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। तो इसका मतलब जिस तरह से एक मकान ईंटों से सजा हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है, ये भी उसी ईंट जैसी रचना से, जैसे ईंट को सजा कर जोड़ा गया है ना, और जोड़ करके दीवार बनाया गया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी उसी ईंट जैसे रचना को जोड़कर शरीर बनाया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं सेल यानी कोशिका। ठीक है? तो ये आपको जानना है, ये बेसिक चीज है जीव विज्ञान का, कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, किसने इसका खोज किया था। कुछ पता है आप लोग को? नहीं पता। चलिए, पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जान लेंगे। अब यहां एक चीज आपसे हम पूछेंगे कि बाबू, जितने भी जीव हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, या कोई ऐसा भी जीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका है? कोई ऐसा आपके आसपास कोई जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है? मालूम है? तो हमारे आसपास ऐसे भी जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हैं, और हमारे आसपास ऐसे भी जीव हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो यदि ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो बाबू, हमारे आसपास जो भी जीव हैं, यदि वो केवल एक सेल से बने होंगे,
यानी उनमें सिर्फ एक ही कोशिका होगी, ऐसे जीव को क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका उदाहरण जानते हो क्या होगा? अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। नाम सुने हो? जरूर सुने होगे। अमीबा एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है, उसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन हम लोग कैसे जीव हैं? क्या हमारे शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका है? इतना बड़ा शरीर एक ही कोशिका से बना है? नहीं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोशिका हैं। तो बहुत सारे कोशिका है, इसका मतलब हम लोग क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव। यहां एक लगा है, एक कोशिकीय यानी एक कोशिका, और हम लोग बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो हम लोग हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुकोशिकीय जीव। इसको अंग्रेजी में क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर। क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीव का अंग्रेजी होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब बताओ मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत, सेलुलर माने कोशिका। अब हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इतनी सारी कोशिकाओं से हम लोग बने हैं। अब कोई कहे कि हमारा मकान एक ईंटा से बना है, तो क्या संभव है? नहीं। तो मकान के केस में तो ये फेल हो जाएगा। तो जीव कोशिका की संख्या के आधार पे दो प्रकार के जीव, कोशिका की संख्या के आधार पे अगर हम बांटें तो जीव कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो जीवों का वर्गीकरण हम लोग यदि कोशिका की संख्या के आधार पे करें, हम लिख दें कि जीव के प्रकार, अकोष्ठ में लिख दें कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर। तो दो प्रकार के हो गए। पहला हम लोग याद कर लेंगे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण हो गया अमीबा। दूसरा लिख देंगे बहुकोशिकीय जीव, उदाहरण हमारे आसपास जितना घूम रहे हैं रोड पर, उसमें हम लोग भी हैं। मनुष्य, कुत्ता, बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी, बाघ, चीता, है ना। और ये मच्छर भी है, मक्खी भी है ना। जो छोटा छोटा जीव है, मक्खी को या मच्छर को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन अमीबा एक कोशिकीय। रट लेना है, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय। अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसा जीव है बाबू? एक कोशिकीय। तो याद हो जाएगा ना, लिख लो। आप लोग को तो याद है पहले से, जिनको नहीं मालूम है लिख लीजिए। ये भी एक कोशिकीय जीव है, ऐसा दिखता है। बता रहा जूता के चप्पल की तरह। जूता का जो सोल होता है ना, ये सीलिया लगा हुआ है चारों तरफ। क्या लगा है? सीलिया। ठीक है। तो पैरामीशियम चाहे अमीबा, अमीबा देखे हो ना, अमीबा दिखाई देता है, बुक में मिल जाएगा। ये इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है,
इसमें सिर्फ एक कोशिका है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो इसका उदाहरण आपको रटना पड़ेगा, रट लोगे तो याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी आते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है ना बाबू। तो कोशिका की संख्या के आधार पे जीव दो प्रकार के हो गए, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। लिख लिया। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसको हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। ठीक है। तो इसमें क्लास 9 के भी बच्चे हैं ना, कि 10 के? क्लास 9 के, 9 के हो तुम लोग? 10। चलिए अच्छा है। तो थोड़ा सा हम लोग आ जाएं, अब कुछ लिख लिए, लिख लो। बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तक कोई दिक्कत है बोलिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीव में सभी हो जाएगा ना, सभी जीव। सभी जीव का मतलब ये हुआ बाबू, अधिकांश इस धरती पे जितने भी जीव हैं अधिकांश, है ना, क्योंकि जो एक कोशिकीय है वो बहुत कम है। तो अधिकांश जीव क्या हो गए? बहुकोशिकीय। अपने आसपास तुम जितना देख रहा है ना आंख से बाबू, अपनी आंख से जितना भी देख रहे हो ना, सब बहुकोशिकीय है। ठीक, ऐसा कोई जीव नहीं है जो हम लोग को आंख से नहीं दिखता है और वो बहुकोशिकीय है। ठीक, तो आंख से दिख रहा है जो जीव, सब बहुकोशिकीय। अब देखो, एक चीज हम कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि कोशिका को हम लोगों ने जान लिया है, और कोशिका के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बाबू ध्यान से सुनिएगा, कोशिका हमारे शरीर की, न सिर्फ हमारे शरीर की, बल्कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं सभी के, चाहे पौधे हो चाहे जंतु, सभी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है। तो ये हम लोग जान गए कि बड़ा से बड़ा जानवर क्यों न हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे एक मच्छर हो, सब किससे बना है? सेल से, कोशिका से। अब एक नई रचना का नाम जानेंगे। यदि कोशिकाओं का समूह बनेगा, जब ये कोशिकाएं समूह में इकट्ठी हो जाएंगी तो कौन सी रचना बनेगा? मालूम है? यदि कोशिकाएं समूह में होंगी, ग्रुप में होंगी, तो कौन सी रचना बनाती हैं? पता है? ऊतक, यानी टिश्यू। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक पढ़े हो? उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल अवतल नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग ऊतक, टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, जब कोशिकाएं आपस में समूह बनाती हैं, आपस में ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप बनाकर कुछ निश्चित कार्य करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। ठीक है।
और जब ऊतक आपस में समूह बनाते हैं तो एक रचना का निर्माण करते हैं। उस रचना का नाम क्या है? अंग। उस रचना का क्या नाम है? अंग। अंग को हम लोग अंग्रेजी में ऑर्गन कहते हैं। और जब अंग आपस में समूह बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दो कि हमारे शरीर का अलग अलग स्तर है। हमारे आसपास जितने भी जीव हैं सबका एक लेवल है। जैसे नहीं बोलते हो कि हमारे समाज में हर लेवल के आदमी हैं। हर लेवल के आदमी हैं मतलब कोई पैसा से तोला जाए तो नहीं होता है, कोई मिडिल फैमिली से हैं, कोई बहुत हाई फाई है, कोई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे आसपास जो जीव हैं वो कई लेवल के हैं, कई स्तर के हैं। तो इस लाइन से हम लोग समझेंगे कि हमारे आसपास जितने भी जीव रहते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और जब यही कोशिकाएं जब समूह बनाती हैं तो वो, जैसे आप देखो ना, जैसे अगर मकान बन रहा है किसी का तो राजमिस्त्री ईंटा जोड़ता है। ईंटा जोड़कर चारों दिशाओं से, चारों तरफ से पैक करता है तो पहले एक कमरा तैयार होता है। एक कमरा, उसी मकान में फिर दूसरा कमरा, उसी मकान में फिर तीसरा कमरा। तो इस तरह से करते करते वह मकान पूरा तैयार हो जाता है। तो केवल एक रूम तैयार कर लेने से क्या पूरा मकान बन जाता है? अगर हम कहें कि मेरे पास सिर्फ एक रूम है और वो मेरा पूरा कंप्लीट मकान हो गया तो ऐसा संभव है? नहीं है। तो उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और जब यह समूह बनाती है तो यह ऊतक का निर्माण करती है। और जब ऊतक समूह बनाती है तो वह अंग का निर्माण करती है। और जब बहुत सारा अंग आपस में समूह बना लेगा तो उसको बोलते हैं अंग तंत्र। तो अंग तंत्र में कुछ अंग तंत्र का नाम बताइए जो हम लोग के शरीर में है। अंग, अच्छा अंग जानते हो ना? जैसे हम कहते हैं कि आंख, नाक, कान, ठीक है, यकृत, लीवर, आमाशय यानी पेट, ठीक है जी। ये सब क्या है? अंग है। और अंग तंत्र क्या है? अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। तो अंग तंत्र हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? कुछ नाम पता याद है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग तंत्र हैं? नहीं? तो हम लोग आज जान लें। आपको पढ़ना है ना, आपको बोर्ड एग्जाम देना है अगली बार, तो तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो अंग तंत्र का नाम जान लें कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन अंग तंत्र है। तो आप नाम सुने होंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब कहिए कि सर पाचन तंत्र हमारे शरीर में है क्या? तो हाँ भाई, पचाने वाला तंत्र है, भोजन को पचाता है। ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो भोजन को पचा दे उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको नाम याद आ गया होगा। दूसरा, श्वसन तंत्र। क्या आपने नाम सुना है श्वसन तंत्र?
हमारे पास भी श्वसन तंत्र है, एक ऐसा तंत्र जिससे हम वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना। वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी हम वायु को अंदर लेते हैं, और यह शरीर फिर से नाक के द्वारा CO2 बाहर छोड़ता है। इसका मतलब हम लोग श्वसन की क्रिया में वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, नाक के द्वारा खींचते हैं, और इसी नाक से फिर CO2 को छोड़ते हैं। तो ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हमारे शरीर में वायु प्रवेश करे ऑक्सीजन के रूप में और CO2 के रूप में बाहर आए, वैसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है बाबू? तो हम लोग अलग अलग तंत्र का नाम याद कर लेंगे कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है, श्वसन तंत्र में हम श्वसन की क्रिया करते हैं, तीसरा तंत्र है उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र। ये आपको पढ़ना है 10 क्लास में, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ना है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसको आप पढ़ोगे तो इस सिस्टम का नाम जानना चाहिए। तो परिसंचरण तंत्र कौन सा तंत्र है भाई? नया नाम क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे आसपास जो जटिल जीव हैं उनमें यह सिस्टम पाया जाता है, हम लोग में भी ये पाया जाता है। अब कहोगे कि सर श्वसन तंत्र तो समझ गए कि यह सांस लेने में मदद करता है, परिसंचरण तंत्र क्या है? तो भाई हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ ढोता है। अब कहिएगा कि सर हमारे शरीर में भी ढोने वाला सिस्टम है। अच्छा बताइए, अगर यातायात के साधन बंद कर दिए जाए, जिससे लॉकडाउन हुआ था, तो हम लोग घर में बंद हो गए थे, न ट्रेन चल रहा था न बस, रोड पे साइकिल चलाने पे भी पिटाई होती थी। तो कहने का मतलब कि सरकार जब बंद कर दे तो जो जहां है वही रह जाएगा, और रह गया था। इसका मतलब ये है कि अगर यात्रियों को ढोने वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए तो यात्री एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो तो एक ढोने वाला सिस्टम चाहिए। तो उस ढोने वाले सिस्टम का नाम है परिसंचरण तंत्र। यानी परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में ढोया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं भाई, वातावरण से ले रहे हैं। अब कहे कि नाक से जा रहा है अंदर, श्वसन तंत्र में चला गया, सांस की नली से अंदर चला गया, फेफड़ा में आया तो बैलून फूल गया, यानी हमारे इस फेफड़ा का साइज बढ़ गया क्योंकि उसमें हवा गया। जैसे बैलून फुलाते हैं तो उसमें आप हवा मुंह से भरते हैं तो बैलून धीरे धीरे फूलता है। तो ये जो हमारे फेफड़ा है, इस चेस्ट के अंदर जो फेफड़ा है उसमें हवा जा रही है तो ये फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है। इसका मतलब कि जब वो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है तो वहाँ ब्लड पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है ऑक्सीजन को पकड़ता है कि आइए हमारे गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको कोशिका तक पहुंचा देते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चीज़ों का परिवहन होता है, बहुत सारे पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होता है। बिना परिवहन के कुछ होना है? इस घर में हम रह रहे हैं, एक कचरा भी फेंकना है तो हमको बाहर घर से निकलना पड़ता है। इस घर में कुछ सामान लाना है
मार्केट से खरीद के इस घर में आना पड़ता है। इसका मतलब कि शरीर हमारा घर है और इस घर में जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं, जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, उनका भी इस घर में परिवहन हो रहा है और जितने भी बेकार पदार्थ हैं उनका भी इस शरीर में परिवहन हो रहा है। तो परिवहन करने के लिए एक तंत्र है जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और देखो भाई, ढोने वाला हमारे शरीर में एक ही चीज है, खून है। यही ढोता है, ज्यादातर यही ढोता है। इसका मतलब कि ब्लड क्या है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसकी सहायता से हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थ दोनों का परिवहन होता है। आप कहिए कि सर आप बार बार कह रहे हैं उपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थ, तो हानिकारक पदार्थ क्या शरीर में है? तो हाँ, हम लोग के शरीर में हानिकारक पदार्थ भी परिवहन होता है। अब आपसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हानिकारक पदार्थ है, एक हानिकारक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हम लोग मर सकते हैं, है ना। एक कमरा में बंद करके और उसमें ऑक्सीजन हटा दिया जाए और खाली CO2 छोड़ा जाए, कोई मशीन से CO2 या धुआं भर दिया जाए तो दम फूल के मर जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे शरीर के अंदर सिस्टम है, अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब तंत्रिका तंत्र का नाम सुने हो? तंत्रिका तंत्र का नर्वस सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम बहुत सारे हैं। अब आपको जानना है ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी क्रियाएं इस तंत्र से नियंत्रित हो रही हैं। कहीं गलती न बोला जाए, कहीं गलत न लिखा जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर की हर एक क्रियाविधि को नियंत्रित करती है। जनन तंत्र, इसी तंत्रिका तंत्र के बाद हम क्या लिख देंगे? जनन तंत्र। तो जनन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिससे हम लोग अपने वंश को तैयार करते हैं, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम हो गया, इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये अंग तंत्र हमारे शरीर में है और कौन कौन सी क्रिया करता है ये हम आपको बता दिए हैं। पाचन तंत्र कौन सा क्रिया करेगा? भोजन को पचाएगा। तो भोजन को पचाएगा तो ये हो जाएगा पाचन। श्वसन तंत्र से क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। परिसंचरण तंत्र से पदार्थों का क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन करते हैं। परिवहन माने ढोना, ठीक है। परिवहन माने ढोना। अंग्रेजी में परिवहन का होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट माने परिवहन, ठीक। तंत्रिका तंत्र से हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज का नियंत्रण करते हैं। विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण और नियंत्रण के साथ साथ यह तालमेल करना भी सिखाता है। तंत्रिका तंत्र नियंत्रित भी करता है और आपस में समन्वय भी बैठाता है। जनन तंत्र से क्या होगा? जनन की क्रिया होगी। तो क्लास 10 में जो पहला पाठ है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब नाम से ही स्पष्ट है,
उसमें लिखा है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जब आप बायोलॉजी का पहला पार्ट खोलोगे तो वहां लिखा है क्या बाबू? जैव प्रक्रम। थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना, लिखा है जैव प्रक्रम और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ माने जीवन और प्रोसेस माने प्रक्रिया। नहीं बोलते हैं हम लोग की क्या प्रोसेस है? काउंटर पे कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं ऑफिस में, ये फार्म भरने का प्रोसेस क्या है ना? अब 3G सिम है, 4G कराना है तो क्या प्रोसेस है? हर जगह हम लोग प्रोसेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रिजर्वेशन मोबाइल से कैसे होगा? क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस का मतलब होता है हिंदी में प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। और प्रक्रिया को हम लोग प्रक्रम भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जैव प्रक्रिया, जीवों में होने वाली प्रक्रिया। अब बात समझिए, कितना अच्छा शब्द है जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रम क्या कर रहा है? हमको कोई फायदा दे रहा है? क्या फायदा दे रहा है? बोलिए। जैव प्रक्रम, ये जो हम लोग तंत्र का नाम लिखे हैं, ये सब पाचन, श्वसन, ये सब क्रिया जितना भी हो रहा है, इसमें सबसे जरूरी कौन सा क्रिया है? जनन जरूरी है। ये जनन की क्रिया जरूरी है क्या? क्या जनन की क्रिया से हम लोग ये जिंदा रहने पर कोई इफेक्ट करता है? ये बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, शादी नहीं न किए थे, कितना बड़ा वैज्ञानिक बने, बाद में राष्ट्रपति बने, तो क्या वो जिंदा नहीं थे? जिंदा थे ना। तो इसका मतलब कि जनन की क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह जीने के लिए जरूरी नहीं। नियंत्रण एवं समन्वय, क्या ये जरूरी है? नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र होना जरूरी है। तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र है, एक कोशिका का शरीर है। अमीबा हम लोग पढ़े हैं कि एक कोशिकीय जीव है, क्या उसमें पाचन तंत्र है? एक कोशिका का है, कहां से रहेगा? उसमें श्वसन तंत्र है? नहीं है। उसमें परिसंचरण तंत्र है? नहीं है। तंत्रिका तंत्र है? नहीं है, फिर भी वो जी रहा है। इसका मतलब कि जीने के लिए हमको नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र की भी आवश्यकता नहीं। परिवहन का है, पदार्थों का आना जाना, ये चारों है। तो जीने के लिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी जीव में, या हम ऐसे कह सकते हैं बाबू कि वैसी क्रिया जिसके कारण इस धरती पे जीव जिंदा रहता है, वे सारी क्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। एक लाइन में, वे सारी क्रियाएं जिसके कारण एक जीव इस धरती पे जीवित है, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? जैव प्रक्रम कहलाएंगी। तो हम लोग जैव प्रक्रम की परिभाषा को बना सकते हैं अपने मन से। वे सारी क्रियाएं जिनसे कोई भी जीव, जिनसे जीव जीवित रहता है, वे क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी दोज प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके कारण हम सभी जीवित हैं, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो पाचन से हम लोग जीवित नहीं हैं। भोजन मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, भोजन मिलेगा तो पचाएंगे। क्या मान लो सब कुछ मिल रहा है, पाचन का काम ही नहीं हो रहा, भोजन आ ही नहीं रहा है शरीर में, तो हम लोग जिंदा रहेंगे?
रूम में बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट जो बचा खुचा है ढोवा रहा है, फिर भोजन जा ही नहीं रहा है तो जिंदा रहेगा आदमी? लॉकडाउन में खाना जिसका सब खत्म हो गया, राशन पानी, वो कैसे रह रहा था? कुछ जुगाड़ कर रहा था, है ना, 2-4 डंडा खा के कहीं जुगाड़, कहीं कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि पाचन की क्रिया भी जरूरी है, श्वसन की क्रिया भी जरूरी है, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। पदार्थों का परिवहन भी जरूरी है, और उत्सर्जन की क्रिया, देखिए एक क्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हम लोग अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर करते हैं, कुछ खास प्रकार के पदार्थों को, उसको उत्सर्जन कहते हैं। क्या हुआ जी? बस छोड़ रहे हैं। तो उत्सर्जन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैव प्रक्रम आप पढ़ोगे, सिलेबस हम लोग शुरू करेंगे, अभी घबराना नहीं है ना? हाँ, हम लोग हैं ही, सब पढ़ा जाएगा। तो आज के पढ़ाई में कोई दिक्कत है? कुछ समझने में कोई ऐसा चीज जो आप नहीं समझे हो? सब समझ गए? आप लोग समझ गए? आप लोग जी? तो कुछ पूछा जाए? तुम बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रही हो, बोलो। नहीं, अब वही जानती है किस क्लास की। हाँ हाँ बोलो। हटने के लिए बोल रही है? आप समझ गए जैव प्रक्रम? डेफिनेशन हिंदी में ना? पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ी हो ना? किस स्कूल में पढ़ी हो? कहाँ पे है? ये सेंट जोसेफ, क्या नाम? अच्छा, हाँ हाँ, ऊपर स्कूल था। देखो, हाँ देखो, जैव प्रक्रम इस शब्द में ही, इसके नाम में ही आंसर है। हम आपको बताएं ना, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, और हमारे शरीर के अंदर जीने के लिए, हमारे शरीर में जीने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अरे इसमें आवाज जा रहा है, क्यों बोलते? हाँ बोलो। कलम, बहुत दिक्कत हो रहा था स्टेपलर के बगैर ना। चलो ध्यान दो। हाँ, हम ये कह रहे थे कि वैसे प्रक्रम, वैसी प्रक्रियाएं जिनके कारण हम सभी इस धरती पे जीवित हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं, वे सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। यानी दोज प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वैसी प्रक्रियाएं जिसके कारण कोई भी जीव इस धरती पे जीवित है, वे सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। और आपको पढ़ना क्या है जैव प्रक्रम में? तो ध्यान दो बाबू, आपको पढ़ना है पोषण, दूसरा है
श्वसन, तीसरा है पदार्थों का परिवहन, यही है ना जी, पदार्थों का परिवहन। चौथा है उत्सर्जन, चौथा जो प्रक्रिया है या चौथा जो प्रक्रम है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक, तो ये 4 प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम में पढ़नी है, तो इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को, है ना। क्लास बंद किया जाए।